हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो 11th क्लास का मंथली टेस्ट हो रहा है, एग्जाम जो हो रहा है स्कूलों में, वो क्वेश्चन का सलूशन करवा रहे हैं। इसके पहले आप लोग देखे होंगे, ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोगों को देखने को मिला होगा। आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, मीन्स टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, उन शॉर्ट क्वेश्चन का हम आंसर बताएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को। तो चलिए एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन का कि क्या होगा आंसर, और आप लोग भी उसी तरह से एग्जाम में लिखिएगा। इसमें कह रहे हैं कि मात्रक क्या है, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ दिया। एक तो मात्रक कह रहा है, फिर मूल मात्रक कह रहा है, फिर व्युत्पन्न मात्रक पूछ रहा है। तो हम कहेंगे बाबू कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मान लिया जाता है, उस मानक को ही हम मात्रक कह लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक परिमाण को मान लेते हैं, उस मानक परिमाण को ही हम मात्रक कहते हैं। और ये जो मात्रक होता है वो लंबाई के लिए भी हो सकता है, द्रव्यमान के लिए भी हो सकता है, समय के लिए भी हो सकता है। जैसे 1 kg का परिमाण हम मान लेते हैं कि भाई 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। परिमाण माप लेते हैं, मान लेते हैं, उसी परिमाण को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब बात करते हैं मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल मात्रक की बात करें तो बाबू वे मात्रक जो आपस में कोई संबंध न रखते हों, ऐसे मात्रक को हम मूल मात्रक के नाम से जानते हैं। जैसे लंबाई को अगर मापना होगा तो मीटर में, लंबाई को मापना होगा तो बाबू मीटर में, और द्रव्यमान को मापना होगा तो हम केजी में, और समय को मापना होगा तो हम कर लेते हैं सेकेंड में। तो ये जो मात्रक होता है मूल मात्रक मेन 3 होता है। लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। आप देखिएगा कि ये आपस में कोई संबंध नहीं रखते हैं। तो जो मात्रक आपस में कोई संबंध नहीं रखते हैं, ऐसे मात्रक को हम मूल मात्रक के नाम से जानते हैं। फिर कह रहे हैं कि व्युत्पन्न मात्रक, इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम कहेंगे बाबू वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं उसी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हम चाल की बात करते हैं, चाल बराबर होता है बाबू दूरी बटा में समय होता है। आप जानते हैं दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में। तो आप देख रहे हैं कि चाल जो है मीटर और सेकंड दोनों पर निर्भर हो गया, यानी कि मूल मात्रक पर निर्भर हो गया, इसलिए चाल जो हो गया हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो गया। उसी तरह से अगर हम वेग की बात कर लेते हैं, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, जितने भी मात्रक होते हैं वो सभी मात्रक लगभग वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, क्योंकि ये व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं, लंबाई पे, द्रव्यमान पे और समय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। एसआई मात्रक के लाभों की विवेचना करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एसआई मात्रक के लाभों को विवेचना करें। आखिर एसआई मात्रक आया क्यों, इसका लाभ क्या है। पहले हम लोग पढ़े थे, हम लोग सबसे पहले सीजीएस मात्रक पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद एफपीएस मात्रक पढ़े थे, एफपीएस मात्रक पढ़े थे, फिर एमकेएस मात्रक पढ़े, फिर उसके बाद आया एसआई मात्रक। बाबू ये एसआई आया क्यों। जैसे हम लोग 1G की बात कर रहे थे ना, 2G की बात कर रहे थे, 3G की बात कर रहे थे, 4G की बात कर रहे थे, और 5G आ गया। ये 5G क्या है, ये 5G ये सबका सॉल्यूशन हमारा 5G, यानी कि नेट जो है वो फास्ट चलता है, सारा काम हम नेट के थ्रू जल्दी कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, चाहे जिस प्रकार से भी सहायता मिलता है हम 5G कर लेते, 5G से यूज कर लेते। ठीक उसी तरह से सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस के वजह से बहुत सारे भौतिक राशि को माप नहीं सकते थे। इनमें सिर्फ पार्टिकुलर 3 ही राशि होती थी मापने के लिए, हम बाकी राशियों को नहीं माप सकते थे। उन राशियों को मापने के लिए हम लोग को एसआई मात्रक की जरूरत पड़ा। और दूसरा चीज कि ये पार्टिकुलर देश में लागू होता था। सीजीएस कहीं दूसरे देश में चल रहा है, एफपीएस कहीं दूसरे देश में चल रहा है, एमकेएस कहीं दूसरे जगह चल रहा है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं चल रहा था। इसलिए इन सभी को नेग्लेक्ट करके एक ऐसा यूनिट दे दिया गया है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय
मात्रक पद्धति बोल देते हैं, जिसे एसआई पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो पहला इसका लाभ क्या हो गया कि ये पूरे वर्ल्ड में लागू होता है, पूरे संसार में लागू होता है। इसका पहला लाभ क्या है बाबू? पहला पॉइंट की बात करते हैं, यह पूरे देश में लागू होता है, ये पूरे देश में लागू होता है। दूसरा कहेंगे कि इसमें 3 राशियों के अलावा, इसमें हम 7 कर लेते हैं, इसमें 7 राशियों के अलावा 2 पूरक राशि भी, राशियों को भी मापा जाता है, को भी मापा जाता है। जैसे हम बात करें इसमें लंबाई को बाबू मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं, और विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो इस तरह से पहले क्या था कि ये 3 ही राशि हुआ करती थी, लेकिन एसआई पद्धति के कारण हम लोग इन 7 राशियों को माप सकते हैं। 7 राशियों की सहायता से ये भौतिक राशियों को माप सकते हैं। इसके अलावा भी जो होता है पूरक राशि में आता है बाबू, एक होता है समतल कोण, जिसको हम लोग रेडियन में मापते हैं, रेडियन में, और दूसरा होता है घन कोण, जिसे हम स्टेरेडियन में मापते हैं। तो इस तरह से लगभग इसमें क्या होता है, बहुत सारे भौतिक राशि इंक्लूड हो जाता है, इसलिए ये एसआई पद्धति के लाभ हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, बीमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो हम कहेंगे किसी भी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो प्राप्त समीकरण होता है उसे हम कहते हैं बीमीय समीकरण। जैसे हम बात करते हैं कार्य का बीमीय समीकरण हमको लिखना है, कार्य का बीमीय समीकरण लिखना हो, बीमीय समीकरण, तो हम लिख सकते हैं कैसे? ये कार्य को बड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और बाबू ml² t का पावर -2 इस तरह से लिख लेते हैं। अगर हम बल का बीमीय समीकरण का बात करें, बीमीय समीकरण बल का बीमीय समीकरण, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं F, और ये होता है mlt का पावर -2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बल का बीमा के अगर हम बराबर हम लिख देते हैं, यानी कि बीमीय सूत्र जो होता है जो भौतिक राशि के बराबर अगर लिखते हैं तो ये बीमीय समीकरण के नाम से जाना जाता है। हम इसे क्या कहेंगे? बीमीय समीकरण। तो एक बार समझ लीजिए, किसी भी भौतिक राशि को उसके बीमा के बराबर लिखने का ही ये समीकरण जो होता है वो बीमीय समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संयोगिक और क्रमबद्ध त्रुटियों में अंतर समझाइए। तो पहला हम बात करते हैं बाबू, संयोगिक त्रुटियां क्या होती है। इन त्रुटियों का कारण जो होता है वो ठीक प्रकार से हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये त्रुटि किसके कारण होती है। ऐसे त्रुटियों को बोलते हैं संयोगिक त्रुटियां। क्या बोलते हैं? संयोगिक त्रुटियां। वे त्रुटियां जो सही से जिनका कारण हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिर किस कारण से ये त्रुटि उत्पन्न हो रही है, ऐसे त्रुटियों को संयोगिक त्रुटियां कहते हैं। और क्रमबद्ध त्रुटियां बाबू हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध
त्रुटि या हम कहेंगे इन त्रुटियों का कारण की जानकारी प्राप्त होती है और इसे ठीक भी किया जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे बाबू, संयोगित त्रुटियां वे त्रुटियां जिनके कारणों के बारे में सही से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, ऐसे त्रुटियों को हम संयोगिक त्रुटियां कहते हैं। और क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां जिनके कारणों का पता हमें चलता है और उनके कारण को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यंत्रीय त्रुटि, यंत्र में जो त्रुटि होता है, यंत्र के कारण त्रुटि होता है, यंत्र के बनावट के कारण त्रुटि होता है, वो यंत्रीय त्रुटि होता है। तो हम उस यंत्र को ठीक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसी त्रुटियां क्रमबद्ध त्रुटियां में आ जाती हैं। लेकिन संयोगिक त्रुटियां हमें पता नहीं चलता है। जैसे थर्मामीटर से अगर रूम का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसका कुछ और बताएगा, बाहर का करते हैं कुछ और बताएगा। तो हो सकता है कि थर्मामीटर में प्रॉब्लम हो या फिर मौसम में चेंज हो, ये इसके सही से हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण हम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रमबद्ध त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। विमीय समघातता का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, विमीय समघातता के सिद्धांत के अनुसार हम कहेंगे कि समघातता, जिसके घात बराबर हो उसी को समघातता कहते हैं। और समघातता का मतलब होता है कोई भी भौतिक राशि अगर सेम बीमा रखता है, समान बीमा रखता है, तो उस बीमा को या तो जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। इसी को बोलते हैं विमीय समघातता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम कहेंगे किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की बीमाएं जो होती है सदैव समान होती है। अर्थात केवल उन्हीं राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जिनकी बीमाएं समान होती है। जैसे मान लेते हैं v इज इक्वल टू बाबू होता है u प्लस एटी। ध्यान से समझिएगा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी होता है। तो जितना बीमा हमारा v का होता है, लेफ्ट हैंड जितना बीमा है उतना ही हमारा राइट हैंड बीमा है। इसको हम लिख सकते हैं v का lt का पावर -1। इसका बीमा क्या लिख सकते हैं बाबू, lt का पावर -1। और u का हम लिख सकते हैं lt का पावर -1। और बाबू a का लिख सकते हैं lt का पावर -2। और ये लिख सकते हैं t का, ये t बीमा इस तरह से लिखेंगे। इसको सोल्यूशन करेंगे तो lt का पावर -1 और फिर ये प्लस करते हैं lt का पावर -1। तो ये आप देख सकते हैं समान बीमाओं को या तो जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, और दोनों तरफ बीमाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। इसी को बोलते हैं समघातता का सिद्धांत बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 हॉर्स पावर को वाट में बदलिए। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है बाबू। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट होता है। 746 वाट होता है, ये आप याद रखिएगा। इसको कुछ चेंज करना नहीं है। एक अश्व शक्ति, इसको हॉर्स पावर को एक अश्व शक्ति के भी नाम से जानते हैं। एक अश्व शक्ति का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 746 वाट होता है। ये वैल्यू आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। और इसको कुछ करना नहीं था, ठीक है। अगर यही कह देता है कि 1 वाट को हॉर्स पावर में बदलिए, तो हम करते क्या है बाबू कि 1 हॉर्स को अगर वाट में अगर बदलना होगा, 1 वाट को अगर हॉर्स पावर में बदलना होगा, तो हम कुछ नहीं, ये कर लेते हैं 1 HP। इसको कर लेते हैं 1 HP और बटा में 746 और इक्वल टू 1 वाट कर लेते हैं। इस तरह से अगर 1 वाट को अगर पूछता कि हॉर्स पावर में कितना होगा, तो 1 में 746 से भाग दे देते हैं, तो वो हमें वाट में मिल जाता है। लेकिन अगर 1 हॉर्स पावर को कह रहा है कि वाट में कितना होगा, तो 746 वाट होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मापन में त्रुटियों एवं परिशुद्धता का अर्थ समझाइए। मापन में त्रुटियों एवं परिशुद्धता का अर्थ को समझाइए। तो देखिए, यहाँ पर 2 चीज है, एक मापन में त्रुटि है और दूसरा है परिशुद्धता।
तो हम पहले मापन में त्रुटि की बात करते हैं। कोई भी भौतिक राशि को मापा जाता है तो मापने में कोई ना कोई अनिश्चितता उत्पन्न होती है। अनिश्चितता का मतलब होता है किसी का वैल्यू कम या ज्यादा हो सकता है, उसी को अनिश्चितता बोलते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने में कुछ ना कुछ अनिश्चितता उत्पन्न होती है, वह अनिश्चितता ही क्या कहलाता है? मापन में त्रुटि कहलाता है। याद रखिएगा, मापन में त्रुटि किसे कहेंगे? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता उत्पन्न होती है, वह अनिश्चितता ही मापन में त्रुटि कहलाती है। ये हो गया मापन में त्रुटि। परिशुद्धता का मतलब होता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने में जितनी प्रतिशत त्रुटि कम होगी वह मापन उतना ही परिशुद्धता कहलाएगी। परिशुद्धता का मतलब शुद्ध रूप से। तो इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं कि बाबू मापन में त्रुटि होता क्या है? तो किसी भी मापक यंत्र द्वारा जो ज्ञात की गई माप में कुछ ना कुछ अनिश्चितता उत्पन्न होती है, या अनिश्चितता ही क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है, या मापन में त्रुटि कहलाती है। और परिशुद्धता की बात करते हैं तो बाबू परिशुद्धता का अर्थ होता है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में जितनी ही प्रतिशत त्रुटि कम होगी वह भौतिक राशि उतनी ही अधिक शुद्ध होती है। इसी को परिशुद्धता कहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिद्ध करें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान एक दूसरे के जो होते हैं लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं बाबू? सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन कर लेते हैं। जो वैल्यू दिया रहता है लिख लेते हैं। ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और बाबू बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 4k कैप दिया है। हमें क्या करना है? लंबवत, यानी कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ये हमें दिखाना है, टू प्रूव करना है ना। ये हमें टू प्रूव करना है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सिंस हम क्या करते हैं बाबू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, हम कॉस थीटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए बी कॉस थीटा कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर हमें कॉस थीटा निकालना है, क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है, तो हम ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर और वाई कर लेते हैं ए बी। बाबू ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीन्स आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और इनटू कर लेते हैं। इनटू कर लेते हैं बी वेक्टर के जगह पर 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 4k कैप कर लेते हैं। ये बाई ए बी कर लेते हैं, ए बी को छोड़ देते हैं, लास्ट में कर लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए आई को आई से करेंगे तो 1 होगा, यानी कि 4 हो गया। आई को जे से करेंगे तो 0, और आई को के से करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू बाबू होता है 1। और अगर हम आई कैप डॉट जे कैप की बात करें, जे कैप डॉट के कैप की बात करें, या के कैप डॉट आई कैप की बात करें तो ये हो जाता है 0। तो आई को अगर जे और के से करेंगे तो 0 होगा, लेकिन जे और आई को भी करेंगे तो 0, जे को जे से करेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, प्लस 8 कर लेते हैं, और जे को के से करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये देखिए के को आई से करेंगे तो 0, के को जे से करेंगे तो 0, के को के से करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 12 बटा में ए बी। आप देख सकते हैं 8 4 12, 12 माइनस 12 बटा में ए बी। हम ए बी इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किए, यानी कि 0 बाई ए बी, तो बराबर हो गया 0। और बाबू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 किसका होता है? कॉस 90 का होता है। सो थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा 90, यही हमें दिखाना था। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 0 आ गया तो समझिए कि थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उदाहरण देकर समझाइए कि दो सदिश राशियों का बिंदु गुणनफल एक सदिश राशि होता है। उदाहरण देकर हमको समझाना है कि दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणनफल होता है ना, सदिश राशियों का जो बिंदु गुणनफल होता है वह एक अदिश राशि होता है। तो बाबू हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि कह रहा है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब
बल को विस्थापन से गुणा किया जाता है तो हमें कार्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बाबू? कार्य प्राप्त होता है, कार्य प्राप्त होता है ना। बल तथा विस्थापन एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, जबकि कार्य जो है, जबकि कार्य एक अदिश राशि है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। देखिए कार्य बराबर जो होता है बल गुणे विस्थापन एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यहाँ पे डॉट लगाते हैं, ये डॉट का मतलब ये बिंदु गुणनफल है। इसको हम एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी कि जब बिंदु और डॉट, ये डॉट और वेक्टर हटता है तो कॉस आता है। तो देखिए जब दो सदिश को गुणा करते हैं तो एक अदिश राशि मिलता है, तो उसको बिंदु गुणनफल बोलते हैं या डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू इस तरह से समझा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया है और कह रहा है इनके बीच का कोण क्या होगा। तो बाबू सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं जो चीज दिया रहता है, गिवन में करते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप। हमें क्या निकालना है? इनके बीच का कोण निकालना है, मीन्स थीटा। तो बाबू अगर हमें ए निकालना होगा तो ए के लिए क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर और प्लस ये 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 3 3 9 और ये हो जाएगा 10। उसी तरह से अगर हमें बी निकालना होगा तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं। तो बाबू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा 20। ये हमारा ए और बी का वैल्यू हो गया। चूंकि हम लोग जानते हैं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। हम एक बार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, आई कैप प्लस 3j कैप और डॉट कर लेते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे ये दिमाग में रखे होंगे कि सर डॉट क्यों कर रहे हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। जब भी एंगल निकालना होता है ज़्यादातर हमको डॉट वाला फॉर्मूला लागू करते हैं तो आसानी से निकल जाता है, ये याद रखिएगा। तो आई को बाबू अगर आई से करते हैं तो ये मिल जाता है हमारा कितना, ये 2 मिल जाता है। आई को जे से करेंगे तो 0 और जे को आई से करेंगे तो 0, लेकिन जे को जे से करते हैं तो 1 मिल जाता है। ये 4 3 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। और ये हो जाएगा हमारा 12 2 14। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 14 हो गया। आप लोग पढ़े हैं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। क्या पढ़े? ए बी कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा निकालना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई कर लेते हैं ए बी, और बाबू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के जगह पे 14 करते हैं और ए और बी के जगह पे बाबू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 200, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 14 बाई 200 का स्क्वायर रूट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा। इसको अगर और हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारा 1.4 बाई √2 हो जाएगा। इसको और आप कर सकते हैं 1.4 बाई 1.414 से भी डिवाइड करिएगा तो लगभग हमारा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लगभग 1 के इक्वल होगा। हम पूरी तरह से ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1.4 है 1.4 है। तो इस तरह से cos थीटा इज इक्वल टू 1 किसका होता है बाबू? cos 0 का। इसलिए हमारा थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। ये याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं और उसके बाद इस पे हमको नंबर मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। इतना ही क्वेश्चन था आपके फाइनल एग्जाम में। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और